हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बढ़ती आबादी की वजह से क्या वाकई अब पॉपुलेशन पॉलिसी पर विचार की जरूरत है? हम इस बारे में बात करते हैं कि क्या जनसंख्या नियंत्रण को लेकर पक्ष और विपक्ष का तर्क क्या है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से प्रवक्ता संजू वर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं और समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ हैं। संजू जी, सबसे पहला सवाल आपसे, लॉ कमीशन का ये सुझाव और आने वाले वक्त में यूपी चुनाव, क्या कोई सीधा मकसद, खास कनेक्शन? सुरभि जी, मैं पहली बात तो ये कहना चाहती हूँ कि जो बात चल रही है फिलहाल की जनसंख्या नियंत्रण का एक कानून उत्तर प्रदेश की सरकार लाने वाली है, तो फिलहाल इस पर आत्ममंथन चल रहा है। कमीशन बिठाई गई है, वो अपनी सिफारिश देगी, जो प्रतिवेदन है वो साझा करेगी और उसके बाद ही ब्रॉड कंसेंसस के तहत, ब्रॉड कंसेंसस के चलते कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। पर मैं एक चीज जरूर आपके दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि हर चीज को ये हिंदू मुस्लिम के आईने से देखना, ये मुझे लगता है गलत है, क्योंकि मैंने कुछ नेताओं के बयान सुने जो विपक्ष के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाना चाहते हैं क्योंकि वो मुसलमानों की जनसंख्या पर रोक लगाना चाहते हैं। भाई, कहीं पर भी जनसंख्या नियंत्रण कानून यदि लगाया जाएगा, कहीं पर भी ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाति विशेष या धर्म विशेष को लेकर नहीं बनाया जाएगा। ये ब्रॉड कंसेंसस के चलते ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, ये प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए बनाया जाएगा। क्योंकि ये तो बात आप भी मानेंगे सुरभि जी कि जो हमारे संसाधन हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, उत्तराखंड हो, मणिपुर हो, संसाधन, सरकारी संसाधन हमेशा सीमित होते हैं। तो रिसोर्सेज यदि लिमिटेड है तो कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके का नियंत्रण तो जरूरी है। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी जो जनसंख्या है वो 23 से 24 करोड़ है। अभी यदि लोगों को बेरोजगारी से बचाना है, भुखमरी से बचाना है, प्रधानमंत्री आवास योजना का जो बेनिफिट है सभी लाभार्थियों तक पहुंचाना है, गैस योजना के लाभार्थियों को और उसमें बढ़ोतरी देखनी है, तो ये कैसे हो पाएगा? सीमित संसाधनों के चलते ये तभी हो पाएगा यदि किसी तरह का नियंत्रण आए। पर फिलहाल इस पर बातचीत चालू है। प्रतिवेदन जब कमीशन का आएगा तब बात आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर संसाधनों के संकट की बात होती है तो जवाबदेही सरकार की भी बनती है, क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल राशन की बात कर रही हैं और जगहों की कमी की भी अगर आप ये तर्क दे रही हैं तो उसकी जिम्मेदारी तो सरकार की होती है। अनुराग भदौरिया साहब, अब अगर विचार किया जा रहा है पॉपुलेशन पॉलिसी को लेकर, तो इस पर आपत्ति क्यों? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि उसने कोई रोजगार यहाँ पे दिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी बहुत बढ़ी है और बेरोजगारी से आत्महत्या भी हो रही है, महंगाई भी बढ़ी है और कोरोना से लोगों की लगातार यहाँ मौतें होती रही है, चाहे नदी में लाशें तैरती मिली हो, चाहे बिना ऑक्सीजन की कमी से लोग तड़पे हो, या यहाँ पे महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा हो, या पुलिस के फर्जी इनकाउंटर हुआ है, या पुलिस का भी इनकाउंटर हुआ है। यहाँ पे जिस तरह से आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर में टीचर भर्ती घोटाला हुआ, मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने फरोख्त में भी घोटाला हुआ और आज हालत यह है कि उत्तर प्रदेश की पंचायती चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हार चुकी है और आपस में भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई चल रही है। तो ये मुद्दे का ध्यान भटकाना चाहते हैं। मेरा सवाल ये है, कि 4.5 साल पहले आप क्यों नहीं लेके आए इसको? किसने आपको रोका था? एक बात। दूसरी बात, जैसा अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि अभी तो मसौदा तैयार हो रहा है, तो मसौदा कैसा है? नेशनल लेवल के हिसाब से लेके आएंगे या आप असम के पैटर्न पे लेके आएंगे या आप मध्य प्रदेश पे लेके आएंगे या आप गुजरात के पैटर्न पे या राजस्थान के पैटर्न पे या केरला के पैटर्न पे? कौन सा पैटर्न होगा अभी तय नहीं है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आप असली मुद्दे से जनता का ध्यान मत भटकाइए। जो जनता के मुद्दे हैं उस पे आप चर्चा करने से भागना चाहते हो, क्योंकि लगातार यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर की हालत वो हो गई है कि आप सोचिए कि 4.5 साल की सरकार ने एक हॉस्पिटल तक नहीं बनाया, एक यूनिवर्सिटी तक नहीं बनाई, एक रोड तक नहीं बनाई। रोजगार के नाम पे 4.5 लाख करोड़ का, मैं यहाँ पे बोला कि यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट सबमिट की कि 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और इन्वेस्टमेंट के नाम पे जीरो। और कभी एक बार कोई कहता है 5 लाख हमने रोजगार दे दिया, कोई कहता है हमने 1.5 करोड़ रोजगार दे दिया, कोई कहता है कि हमने एक दिन में 80 लाख रोजगार दे दिए। यही नहीं पता चल रहा है कि आप झूठ जुमला क्यों उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ आप फैलाना चाहते हो। इसका जवाब इन्हें पंचायती
चुनाव मिला। तो अब ये स्ट्रेटेजी बनाने में लगे। दिक्कत ये झगड़ा सेंटर का और केंद्र का है। केंद्र की बीजेपी और उत्तर प्रदेश की बीजेपी में खींचतान चल रही है। और चीज को आपको कोई इनके कैबिनेट के मंत्री कह रहे हैं कि नहीं, चेहरा जो होगा वो चुनाव के बाद चुना जाएगा। कोई कह रहा है, मुख्यमंत्री खुद ही कह रहे हैं चेहरा हम ही है, और कोई चेहरा है ही नहीं, वो तो नेतृत्व को भी चैलेंज करते। तो इनकी आपसी झगड़े में ये सिर्फ मुद्दे से ध्यान डाइवर्ट करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि 6 महीने का चुनाव बचा है। ये सब करना होता तो आप पहले कर सकते थे, जाहिर सी बात है। मैं आपकी बात का जवाब ले लेती हूँ। संजू वर्मा बोलना भी चाहती है, टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हो और कह रहे हैं कि मुद्दों से भटकाने के लिए ये योजना है की बात की जा रही है। सुरभि जी, ये कहावत तो हम सबने सुनी है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अनुराग भदौड़िया को मैं ये बता दूं, ये जो बार बार उत्तर प्रदेश में लाशों की बात कर रहे हैं, आपको ये जानकारी होनी चाहिए अनुराग भदौड़िया जी कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। मैंने अभी कहा था 24 करोड़। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, घनत्व, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर कितना है? 828 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। और उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में जो कोविड महामारी के चलते डेथ रेट है वो पूरे देश में सबसे लोएस्ट है एज अ प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। 22,000 के लगभग लोगों की मौत हुई है। वो तो आपने डाटा ही चोरी कर लिए। डाटा ही आप सही कहां दे रही हैं? आपके डाटा में गड़बड़ी है। कहां आपने करेक्ट डाटा दिया देश को? आप बताइए, डाटा तो सही दीजिए। एक तरफ लखनऊ के मार्च में मौत होती है, 500 लोगों की मौतें होती है, यहाँ मौतें होती है 23 लोगों की। अगर उसे सर्टिफिकेट मिलते हैं 2300 लोगों के, आप दिखाते हो 500 लोग। अगर एक मैगजीन की रिपोर्ट मान ली जाए अलायंस बनाना चाहते हैं और दोबारा आपको मुंह की खानी पड़ेगी। आपको याद दिला दूं, पिछले चुनाव में आपके अखिलेश यादव और उनके मित्रों को सिर्फ 54 सीटें मिली थी। आपको सिर्फ 54 सीटें मिली थी 2017 में। भारतीय जनता पार्टी को और उसके अलायंस को उत्तर प्रदेश में 325 सीटें मिली थी। इसीलिए आप यहाँ पर आकर भाजपा को प्रशासन पर भाषण देना, लोकतंत्र अनुराग जी, संजू जी, मेरी प्लीज आप दोनों से ही रिक्वेस्ट है, एक एक करके सही तरीके से अगर हम इस पर चर्चा करेंगे तो लोगों को भी बात समझ आएगी। मुझे बोलने नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों को मैं बोलने का मौका दूंगी, अभी वक्त भी है। अनुराग जी, संजू जी, प्लीज मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, इस तरीके से ओवरलैप मत करिए और मुद्दों से भी ना भटकिए। अनुराग जी, मेरी आवाज मिल रही है? उत्तर प्रदेश में बता रहा है कि अनुराग जी, बार बार मत दोहराइए, सुनिए आपकी बात का मैं जवाब ले लेती हूँ। संजू जी, अनुराग जी, दोनों से प्लीज मैंने इनको टोका नहीं, बिल्कुल नहीं टोका, ठीक है, लेकिन एक एक करके ढंग से बात करेंगे तो सही रहेगा। और प्लीज मुद्दों से ना भटके। दूसरी, अनुराग जी, संजू जी, प्लीज आप दोनों 1 मिनट शांत होइए, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। अगर सही तरीके से चर्चा करेंगे तो लोगों को भी समझ आएगा, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जिसमें लोगों को अगर क्लैरिटी नहीं होगी, अवेयरनेस नहीं होगी तो बात सही तरीके से नहीं जाएगी। और अगर आज आप दोनों हमारे साथ हैं, इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, तो जरूरी है कि सटीक और सही पॉलिसी की यहां चर्चा की जाए और ठोस नीति की बात करें, मुद्दों से भी ना भटके। संजू जी, आप इस बात का जवाब दे दीजिए जो अनुराग जी कह रहे हैं। वो बार बार यही कहते हैं कि अगर मुद्दों की यहां पर बातचीत हो रही है, यूपी चुनाव में ऐसा वक्त आ चुका है जहां मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा क्यों? मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि जब ये बोल रहे थे मैं चुप थी, जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया इन्होंने नहीं बोलना चाहती ना। हम जवाब लेते हैं ना। अनुराग जी, एक बार जवाब ले लीजिए, उसके बाद आपके पास आती हूँ। बोलिए संजू जी, अपनी बात रखिए। अनुराग जी, 2 मिनट बोलिए। संजू जी बोलूंगी यदि आप इनको, हाँ बोलिए, अपनी बात रखिए, मैं इनके बीच में नहीं टोक रही थी। ठीक है, बोलिए। ये गलत तरीका है। ये क्या तरीका कि जैसे मैं बोलने लगती हूँ आप मुझे बोलते हैं। अब अपनी बात बोलिए मैम, प्लीज आगे अपनी बात रखिए, मुद्दे की बात करिए, कहिए, सुन रहे हैं आपको। तो मुद्दे की बात अभी सुनिए। मुद्दे की बात यह है कि समाजवादी पार्टी को 2017 में कितनी सीटें मिली थी? विधानसभा में 54 सीटें मिली थी। और ये आज आकर भारतीय जनता पार्टी को प्रशासन पर भाषण देते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी को अनुराग जी बात पूरी होने दीजिए। अनुराग जी बात पूरी होने दीजिए। 2009 में कितनी सीटें मिली थी? बार ये भी बता दीजिए। नहीं, ये भी आपने अनुराग भदौरिया बताइए ना, 2009 में कितनी सीटें थी? पर लीजिए, ठीक है, इनको बोलने दीजिए। आई डोंट वांट टू डू अ डिबेट वेयर आई एम नॉट गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। मैम, यू आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी। मैम, आपको बिल्कुल वक्त भी है और मैं आपको इसीलिए कह रही हूं, लेकिन आपका कैमरा का एंगल क्योंकि इस वक्त चेंज हो चुका है, इसलिए आपको अभी ऑफ स्क्रीन कर दिया गया था। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार कैमरा ठीक कर लें। जी, आप नजर आ रही हैं, आपकी आवाज भी आ रही है, आप अपनी बात रखिए, कहिए। सुरभि जी,
बार बार ये मैंने कई डिबेट में देखा है, चाहे मुद्दा कुछ भी हो, विपक्ष आकर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कोविड महामारी के चलते लाशों की बात जरूर करता है। तो अनुराग जी बात पूरी होने दीजिए। अनुराग जी प्लीज एक बार बात पूरी होने दीजिए। बोलिए संजू जी। आपको दोबारा बता दूं कि जिस पार्टी को 2017 में 54 सीटें मिली थी, वो यहाँ पर भाजपा को आकर वो सरकार बनाएगी 2022 में, 2022 में सरकार बनाएगी वो पार्टी यहाँ उत्तर प्रदेश में बीजेपी का खदेड़ा होगा। वेस्ट बंगाल में खेला होना था, हो गया, उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होगा, ये भी मान लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गाँव में लोगों की कोविड से मौतें हुई है। आप ये भी जानिए, एक परिवार का परिवार साफ हो गया है, इसलिए आपको पंचायती चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने मुंह की खानी पड़ी है आपको। और आने वाले 2022 में 22 साइकिल की सरकार होगी, ये भी मान लीजिए। फिर आप डिबेट में आएंगे कि नहीं आएंगे, ये भी बता दीजिए। उत्तर प्रदेश से इंतजार कर रहा है कब चुनाव का वक्त आएगा और आपकी विदाई कर देगा। तो आपका खदेड़ा हो गया है, उत्तर प्रदेश ने तय कर लिया है कि आपको खदेड़ेगा उत्तर प्रदेश, जैसे पंचायती चुनाव में खदेड़ा है। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह का भ्रष्टाचार देखने को मिला है 4.5 साल में, यहाँ पे पुलिस ने इनकाउंटर किए और यहाँ पुलिस का भी इनकाउंटर हुआ। कभी जनता पुलिस का इनकाउंटर करती, कभी पुलिस जनता का करती, कभी गुंडे जनता का करते, कभी जनता गुंडे का करती। पता नहीं चला कौन किसका इनकाउंटर कर रहा है। या शराब माफिया पनप रहे हैं, हर जगह जहरीली शराब बेची जा रही, लगातार जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे बाराबंकी हो, चाहे कुशीनगर हो, चाहे अम्बेडकर नगर हो, लगातार जहरीली शराब से लोगों की मौतें हुई है। शराब से आपको बहुत प्रभाव है, यहाँ माफिया पैदा हुए, वो माफिया जमीन पे कब्जा, अत्याचार, रात के अंधेरे में आप एक बच्ची का अंतिम संस्कार कर देते हैं, उसके बिना माँ बाप के परमिशन के। ये हालत उत्तर प्रदेश के अंदर में हो गई है। और यहाँ पे देखने को मिला है कि परिवार बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई से तंग आके आत्महत्या कर रहे हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को देखने को मिला कि फायदा पहुंचाया है ना पहुंचा हो और गांव में लोगों की मौतें हुई और आपकी फैसले की वजह से कोविड गांव तक पहुंचा। आपने पंचायती चुनाव कराया और कोविड गांव पहुंचाया है, मौतें हुई, तब कहा थी आपकी सरकार 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को मुफ्त में गैस दिया गया है। सरकार आप ये बेबुनियाद बात करिए। अनुराग जी और संजू जी, मुझे सीरियसली तो आपको सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हो, जनता की लड़ाई कब लड़ रहे हो, जनता की लड़ाई कब लड़ोगे ये बताइए। मुझे ये नहीं समझ आता कि जनता की अगर हितों की बात करते हैं तो जनता तक बात पहुंचाने का तरीका भी तो समझिए। ये क्या तरीका है सर? मैम क्या कर रहे हैं आप दोनों? अनुराग जी एक एक करके क्या बात नहीं हो सकती? क्या सभ्य तरीके से बातचीत करने में क्या वक्त है, क्या दिक्कत है? मेरे पास बहुत वक्त है, आप दोनों को मैं बोलने का मौका दे रही हूँ। आप फिर क्यों ऐसी सिचुएशन लाते हैं जहाँ एक की आवाज को दबाना पड़े, क्योंकि दोनों एक एक बात को ओवरलैप करने की कोशिश करते हैं। अनुराग जी सॉरी टू इंटरप्ट। संजू जी तो फिलहाल 2 सेकंड के लिए अभी चुप हो चुकी हैं, लेकिन अनुराग जी अगर आप जनता के हितों की बात करते हैं तो उस तरीके से करिए ना कि जो सुन रहे हैं उनको समझ तो आए। एक एक करके बात करने की पहले भी मैंने बात कही, आप मुझे जबरदस्ती दोबारा ये बात दोहरानी पड़ रही है, कहना पड़ रहा है कि एक एक करके बात करते हैं। वक्त है, हम आपकी बात सुन रहे हैं, आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसका जवाब लेने की भी कोशिश कर रहे हैं। और अगर जितने भी आरोप आप एक दूसरे पर लगा रहे हैं इस तरीके से अगर बात करेंगे तो तर्क तो कभी समझ ही नहीं आएगा। क्या समझ आएगा? लोगों को क्या पता लगेगा? वक्ता है आप, आपके जरिए लोग बातों को समझते हैं। उस पॉलिसी का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं जिसके लिए अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा मुद्दा यही है कि अगर हम पॉपुलेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो किस आधार पर उसका विचार होगा। और अगर अनुराग जी यहां पर विचार किया भी जा रहा है, जो अभी स्थिति है, जो आबादी को लेकर अगर सरकार की तरफ से किसी चीज को लेकर पहल की जा रही है तो उसमें दिक्कत क्यों है? अनुराग जी इस बात का जवाब दीजिए, उसके बाद संजू जी मैं आपके पास आती हूं। देखिए, किसी को किसी बात की कोई दिक्कत नहीं, मैंने पहले बता दिया आपको। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को करना कुछ नहीं है, इनको यही नहीं पता है कि उनका मसौदा क्या है। अभी अगर संजू वर्मा जी से पूछा जाए कि आपका ड्राफ्ट क्या है तो उनको नहीं मालूम है। मैं पूछती हूँ, इस बात का जवाब लूंगी। डिबेट कर रहे हैं क्योंकि हम उनसे ये ना पूछ पाए कि कोविड में लोगों की मौतें हुई हैं, आपने आंकड़ों से कलाबाजी क्यों की, क्यों आप छुपा रहे हो? अपने ही लोग तो मरे हैं ना। ये हिंदुस्तानी उत्तर प्रदेश के लोगों की तो मौतें हुई हैं, गांव-गांव में लोगों की मौतें हुई हैं, एक एक गांव में 20-20, 30-30 लोगों की मौतें हुई हैं। आप क्यों आंकड़े से कलाबाजी कर रहे हो?
क्यों भाई आप उसको छुपाना चाहते हो? आप अपनी नाकामी से अपनी नाकामी को छुपा के कहां ले जाना चाहते हो? एक तरफ आप कहते हो कि हमने, कोई इनका मंत्री आता है कहता है 1.5 करोड़ हमने रोजगार दे दिया, कोई कहता है 5 लाख दे दिया, कोई कहता है एक दिन में हम 80 लाख दे देते हैं। मुझे यही नहीं समझ में आता है कि भाई आपका सच कौन बोल रहा है? सच तो बताओ। जो एक तरफ इनके एक मंत्री कहते हैं हमारा चेहरा योगी जी होंगे, दूसरे कहते हैं नहीं योगी जी नहीं होंगे। बाद में चलिए, ये बात आपने पहले भी कही थी, अब मैं संजू वर्मा से जवाब ले लेती हूँ। अनुराग जी, पूरी तरह कंफ्यूज है, इनको पता नहीं करना क्या है। ठीक है अनुराग जी, अब शांत। अब मैं आपके सवालों का जवाब ले लेती हूँ। अब संजू वर्मा जी को बोलने दीजिए। संजू जी ये साफ कह रहे हैं कि आंकड़े चाहे रोजगार को लेकर हो, चाहे अभी के हालात को लेकर हो, ये छुपाए जाते हैं। और दूसरा सवाल इनकी तरफ से भी यही है कि अगर अब पॉपुलेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट की बात हो रही है तो किस आधार पर विचार होगा? संजू जी। मैं एक चीज साफ साफ कहना चाहती हूँ, जो जनसंख्या नियंत्रण का मसौदा तैयार किया जा रहा है, अनुराग भदौड़िया यहाँ पर आकर भाषण देते हैं, संजू वर्मा को ये नहीं मालूम वो नहीं मालूम, पढ़ लिख कर तो आप नहीं आते हैं। मैंने शुरुआत, अनुराग जी बात सुनने दीजिए, आप बोल रहे थे वो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पहले उनकी बात पूरी होने दीजिए। बोलिए संजू जी। अनुराग भदौड़िया इतना बौखलाइए मत, थोड़ा धैर्य रखिए और मेरी बात सुनिए। तो मुस्कुरा रहे हैं, हम तो लखनऊ वाले हैं, मुस्कुराते रहते हैं। हर डिबेट में हम तो लखनऊ के लोग हैं, मुस्कुरा के बात करते हैं। हम बता रहे हैं आप अभी भी सीखे नहीं हो। नहीं, आप लखनऊ वाले हैं, लखनऊ वाले मुस्कुराते हैं, गुस्सा होते ही है। आप इनके साथ डिबेट करिए। आई एम वॉकिंग आउट ऑफ दिस डिबेट। संजू जी, अगर आपने मेरी बात को सुना हो तो मैं हर बार इस बात को लेकर इंटरप्ट किया है कि वो बोल रही हैं तो उनकी बात सुनने दीजिए, क्योंकि जब अनुराग जी आप बोल रहे तो उन्होंने बीच में कुछ नहीं कहा। और अनुराग जी प्लीज, मेरी आपसे फाइनल रिक्वेस्ट है सर, प्लीज मुझे मजबूर मत करिए, क्योंकि उसके बाद आप ही की तरफ से या जब भी आवाज दबाई जाती है तो हमें उसके लिए ब्लेम कर दिया जाता है। ऐसी सिचुएशन मत लाइए सर। संजू वर्मा जी जवाब दीजिए। पहली बात तो यह बता दूं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को मुझे समझ आता, सुरभि जी, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर इसको इस आईने क्यों देखा जा रहा है? किसी भी राज्य में, किसी भी दुनिया के देश में हमेशा संसाधन सीमित होते हैं। आज दुनिया की जनसंख्या है 770 करोड़, जिसमें से लगभग 140 करोड़ लोग सिर्फ भारत में हैं। Every 6th person in the world is an Indian। चाहे अमेरिका हो, जापान हो, हर कोई ये मानता है कि चाहे कितनी भी विकास की गति तेज न हो, यदि हम जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं लाएंगे आप बताइए, आंकड़े क्यों छुपा रही हैं? मसूदा क्या ये बताइए? हमने तो एक बार भी नहीं बोला, जात धर्म का नाम ले लिया, आप 10 बार यही बोल रही हैं। हमने एक बार भी नाम लिया, एक बार भी नाम लिया पूरी डिबेट में, ये आपको एक्सपोज करने के लिए मैं इंतजार कर रहा था। ये आपकी मानसिकता है, हमने एक बार भी नहीं नाम लिया। हम तो हिंदुस्तानियों की बात कर रहे थे और आप हमेशा जाति धर्म की बात कर रहे हैं। ये हमारी आपकी सोच में फर्क है। हमने एक बार किसी जाति धर्म का नाम नहीं लिया, हमने राष्ट्र की बात की। आपने राष्ट्र की बात नहीं की। वो जवाब दे रही है, वो जवाब दे रही है। अनुराग जी सुन लीजिए, वो भी मुद्दों की बात कर रही हैं। आप पहले बताइए, अखिलेश यादव के चलते लैपटॉप का स्कैम, पेंशन फंड का स्कैम, रिवर गोमती फंड का स्कैम, ये सब स्कैम करने के बाद आप नैतिकता पर भाषण देते हैं। आपको शर्म नहीं आती अनुराग भदौड़िया? और एक चीज बता दूं, सुरभि जी, घोटाला उत्तर प्रदेश में लगभग 50 एक्सप्रेसवे और हाईवे खुलवाए योगी आदित्यनाथ ने, 6 एयरपोर्ट बनवाए, 4 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आया है। भारत में आज जितना दूध उत्पन्न होता है, 17% दूध सिर्फ उत्तर प्रदेश में उत्पन्न होता है। कोविड काल में आप लोगों ने मैनेजमेंट ठीक से नहीं किया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके विधायक कह रहे थे, आपके मंत्री संतोष गंगवार कह रहे थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी कि यहाँ पे ठीक से व्यवस्था नहीं हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके सांसद कह रहे थे कौशल किशोर, उन्होंने उठाया। कौन कौन सांसद विधायक तो आपके खिलाफ आवाज उठाई। आप हमारे पर क्यों चिल्ला रही है? आप अपने संसद विधायकों पे चिल्लाइए। एक बरेली के विधायक को राज्य हमने इलाज के लिए तो केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन को भी चिट्ठी लिखी, उसके बाद भी मेरी नहीं सुनी, अंत में उसकी मौत हो गई। ये हम नहीं कह रहे हैं, उसके परिवार वाले ने कहा, और विधायक की चिट्ठी भी है। तो विधायकों की मदद आप नहीं कर पाए, आप सांसदों की मदद नहीं कर पाए, आप जनप्रतिनिधियों की मदद नहीं कर पाए, तो आम जनता तो बेचारी बिना ऑप्शन के मरी गई। ये मेरा वर्जन नहीं है।
आपके न जाने कितने विधायक और सांसदों ने ये बात लिखी है कि समय से ऑक्सीजन नहीं मिलने से, समय से बेड नहीं मिलने से, समय से एम्बुलेंस नहीं आने से, अव्यवस्था होने से यहाँ लोगों की मौतें हुई है। ये अनुराग नहीं कह रहा है, आपके सांसद और विधायक मंत्री और कैबिनेट मंत्री कह रहे थे संजू वर्मा जी। इसलिए आप मेरी बात मत जाइए, आप अपने लोगों की बात सुनिए। और मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके ऊपर आरोप आपके विधायक लोग लगाते हैं कि यहाँ पे हमारी सुनी नहीं जाती, यहाँ डीएसपी हमारी बात सुनता नहीं है, ये हमारे काम नहीं होते हैं, यहाँ पे ना रोड बनती है, ना हम कोई फोन करते हैं, कोई सुनवाई होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके विधायक कह रहे थे। अखिलेश यादव के चलते तो हाईवे पर गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया। आप अखिलेश यादव कर रही हैं, आपको योगी बोलना चाहिए कि योगी जी फेलियर हुए हैं। योगी जी यहाँ पे दूसरे प्रदेशों में प्रचार करने में बिजी रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता का भला नहीं कर पाए। अब वो तो कह रहे थे कि 6 महीने में हमारे उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। 6 महीने की जगह 4.5 साल गड्ढा मुक्त तो छोड़ो, गड्ढे में सड़कें हो गई हैं। अब यही नहीं पता चलता है कि सड़क है कि गड्ढा है, गड्ढा है कि सड़क है। अनुराग जी गड्ढा मुक्त नहीं कर पाए। संजय जी, आप वीडियो चला रहे हैं, आपके उम्मीद पहलवान इदरीसी को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। क्यों किया? क्योंकि आपके समाजवादी पार्टी के उम्मीद इदरीसी गलत अफवाहें फैला रहे थे। परवेश गुजर कौन है? आपको शक नहीं आई? गुजर के साथ योगी आदित्यनाथ उनके साथ इसकी फोटो क्यों थी? जो मारपीट करने में आदित्य था, जो प्रमुख अभियुक्त था, मुख्य अभियुक्त था परवेश गुजर। अनुराग जी, किशोर गुजर के साथ। संजय जी, अनुराग जी, मैं एक बार फिर से आप दोनों को यहाँ पर रोकना चाहती हूँ, क्योंकि हार रहे हैं तो समाज का वातावरण खराब करो। ये आपके विधायक की कार्य है, विधायक को पकड़िए, उनके लोगों को पकड़िए, उससे एफआईआर कीजिए। कौन है नंद किशोर गुजर? दिक्कत तो है ना, नंद किशोर गुजर के साथ परवेश गुजर की फोटो आई है और परवेश गुजर वहाँ पे प्रमुख आरोपी माना जाता है। अनुराग जी, मैं वापस आपके पास सवाल लेकर आ रही हूँ, और मुझे बस इतना बता दीजिए, क्या आप पूरी तरह से इस बात को सपोर्ट करते हैं? सोशल मीडिया पे बैन लगाना चाहते हो, प्रिंट मीडिया, आपने सोशल मीडिया चाहते हो, इसके मतलब अखिलेश यादव ने अपने संसदीय क्षेत्र में कौन सा काम किया कोरोना के चलते? आपके अखिलेश यादव कह रहे थे मैं ये वैक्सीन नहीं लगाऊंगा जी। मुझे लगता है आप दोनों के पास आरोप लगाने की फहरिस्त बहुत लंबी है, और बहुत देर से आप दोनों यही कर रहे हैं कि आपकी वैक्सीन तो मंगवा लो। आप वैक्सीन की कमी पूरे देश में है, जो वैक्सीन आपको मंगानी चाहिए लास्ट अप्रैल महीने में, जो आपको मुलायम सिंह यादव ने वो वैक्सीन आपको मिल रहा है। वैक्सीन सेंटर में लोग वैक्सीन लगाने जाते हैं, पड़े रहते हैं। उत्तर प्रदेश में हालत यह है कि सामने में 3 महिलाएं वैक्सीन लगाने गई तो उन्हें सत्ता काटने वाला इंजेक्शन। अनुराग जी, उत्तर प्रदेश की इस हालत को लेकर जो आप आरोप लगा रहे हैं आज की स्थिति में, आज के हालात में, अनुराग जी, अब मैं भी सवाल कर लूं। बहुत देर से आप दोनों अपनी फहरिस्त गिना रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उन आरोपों पर आपको सही तरीके से ना कोई जवाब मिल रहा है और ना ही कोई जवाब देना चाहता है। जिस तरीके से आप दोनों बात कर रहे हैं, जिस तरीके से आप दोनों मुद्दे उठा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि यहां पर कोई भी बात सही तरीके से दर्शक समझ पा भी रहे होंगे। अनुराग जी, मैं एक बार फिर से उसी पॉलिसी का जिक्र कर रही हूं जिस पर विचार की बात हो रही है। आपकी पार्टी, क्या अब विपक्ष पूरी तरीके से सहयोग देने को तैयार है? उन्हें लगता है कि उत्तर प्रदेश में हालात ऐसे हैं जहां अब पॉपुलेशन को लेकर भी एक कानून की जरूरत है? देखिए, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में इस तरह सरकार को विचार करना चाहिए, एक स्टैंडिंग कमेटी बनानी चाहिए नेशनल लेवल पे इसकी बात, और इसका मसौदा तैयार करना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या मसौदा किया है बताए तो सही, वो कुछ बताया नहीं, और इस बात का हल्ला मचाना शुरू कर दिया। मैं कह रहा मसौदा बताइए, 4.5 साल तक क्या कर रहे थे? क्योंकि आप फंस गए हो, आपको पता है कि बेरोजगारी पे नहीं बोल पाओगे, आपको पता है कोरोना पे नहीं बोल पाओगे। अनुराग जी दोबारा मत दोहराइए, जब वो मसौदे की ड्राफ्ट को लेकर विचार किस आधार पर किया जा रहा है वो जवाब देती है, तो अब आप बीच में बोलने लग जाते हैं। तो जिनको उस पे नहीं बोल पाओगे। अनुराग जी दोबारा मत दोहराइए, प्लीज मत दोहराइए, मेरी आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है। अनुराग जी, आप ये बात अब 5वीं बार कर रहे हैं, आप ये बात 5वीं बार कर रहे हैं। मेरे को जब मैंने संजू जी से उस ड्राफ्ट के पॉइंटर्स पे जवाब मांगा है, आप बीच में बोल देते हैं। सर प्लीज मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप इस मुद्दा है, महंगाई हमारा मुद्दा है, कोरोना से लोगों की मौतें मुद्दा है, यही तो मुद्दा। अनुराग जी, अगर आप इसी तरीके से एक बार नहीं 10 बार बात को दोहराएंगे तो आपको जवाब नहीं मिल पाएगा। सर, मेरी
सांसें अनुराग जी, मैं यही मुद्दा लेके रहूंगा, महंगाई, अनुराग जी और महिलाओं पे अत्याचार, भ्रष्टाचार। ठीक है, आपके मैं दोबारा दोहरा रही हूँ। अनुराग जी रुकिए, अनुराग जी प्लीज रुकिए। अनुराग जी उसी पे रहूंगा। चुरा कर ले गए स्टेट गेस्ट हाउस में, शर्म नहीं आई? आपके अखिलेश यादव ने मार्बल फिटिंग तक चुरा कर ले गए स्टेट गेस्ट हाउस में, शर्म नहीं आई? आपके अखिलेश क्या बोल रहे हैं? आपकी आवाज नहीं समझ में आ रही है। आप तो शर्म नहीं आई आपको? मुद्दे पे बात करो, सरकार आपकी है। योगी जी के बारे में बोलिए, क्या योगी जी के बारे में बोलिए ना, सरकार आपकी है तो आप बताइए ना आपने क्या किया प्रदेश के अंदर में। अब आप शांत होंगे तो मैं उनसे जवाब ले लेती हूँ। अनुराग जी शांत। अनुराग जी प्लीज आप रुकिए। संजू वर्मा जी अभी तक की पूरी डिबेट में वो बार बार यही बात दोहरा रहे हैं कि योगी सरकार का फेलियर है, योगी सरकार के हर मुद्दे पर फेलियर का ये नतीजा है कि अब एक ऐसा मुद्दा उठाया जा रहा है उसकी टाइमिंग को लेकर भी, और ये भी कह रहे हैं कि मुद्दों से भटकाने के लिए ये बात की जा रही है। संजू वर्मा जी अपनी बात कहिए। सुरभि जी अभी क्या मैं एटलीस्ट 30 सेकंड के लिए बिना इंटरप्शन पूरा वक्त दे रही हूं मैं आपको मैम, पूरा वक्त दे रही हूं। कैसे दे रही हैं आप वक्त? आप उनको मैं जैसे बोले लगती हूँ। आई एम सॉरी मैम, मैं आंसरेबल नहीं हूं। आप दोनों वक्ता है, जिस तरीके से आप दर्शकों के सामने बात रख रहे हैं वो दिख रहा है। मैंने बार बार इंटरप्ट किया जो मैं नहीं करना चाहती, क्योंकि एक स्टेबल तरीके से, सभ्य तरीके से बात होगी तो दर्शकों को समझ भी आएगी। लेकिन आप दोनों की वजह से मुझे बार बार आप दोनों को इंटरप्ट करना पड़ता है। जिस तरीके से आप बात रख रहे हैं उसके लिए मैं आंसरेबल नहीं हूं। मैं पूरा वक्त दे रही हूं। हमारे पास नॉन स्टॉप बिना ब्रेक के 40 मिनट का वक्त होता है। मैम प्लीज अपनी बात रखिए, कहिए। सुरभि जी एक तो आप बार-बार मुझे मत बोलिए। मैम मैं दोनों को बोल रही हूँ, मैं आपसे जवाब चाहती हूँ इसलिए आपको एड्रेस किया मैंने। बोलिए, बात करिए। अनुराग जी शांत। अनुराग जी प्लीज समय पूरा आपने खत्म ऐसे ही कर दिया। अब जवाब तो लेने दीजिए ना, जो सवाल आपने उठाया उसका वो जवाब दे रही है। कौन नहीं बोलेगा? आई एम सॉरी सर, मुझे अब आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे संजू वर्मा को जितने सवाल आपने किए उसका जवाब लेना जरूरी है। बोलिए मैम। थैंक यू सुरभि जी। सुरभि जी पहली बात तो ये जो जनसंख्या नियंत्रण का कानून है, मैं आपको बताना चाहती हूँ जो ये बोलते हैं कि मसौदे के क्या बिंदु है वो मैं आकर टेलीविजन पर बताऊं। जो मसौदे के बिंदु हैं वो फिलहाल कॉन्फिडेंशियल है, वो गोपनीय है, वो मैं टेलीविजन स्टूडियो पर एक डिबेट के दौरान नहीं बता सकती। इतनी जानकारी अनुराग भदौरिया को इतने साल राजनीति में रहकर नहीं है क्या? दूसरी बात, बार बार मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक में याचिका में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अभी हाल ही में कहा है वी डू नॉट वांट टू एंश्योर एनी कोअर्शन इन द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। मतलब कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर मोदी सरकार कभी भी किसी पर अपना कानून नहीं थोपेगी, ना जोर जबरदस्ती करेगी। इट हैज टू बी अ वॉलंटरी प्रोसेस। ये क्लियरली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में कहा है। तो आपको ये कहना कि हम मुसलमानों को कंट्रोल करना चाहते हैं, उनकी जनसंख्या को, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, असम में हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि जो चाय के बागान के वर्कर्स हैं उनको और शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को छोड़कर बाकी जो लोग हैं यदि उनको सरकारी नौकरियों में प्रमोशन, सरकारी योजनाओं की सब्सिडी, इन सब का लाभ चाहिए तो उनको। संजू जी लेकिन ये बात तो अनुराग जी बार बार दोहरा चुके हैं कि वो कोई मजहबी रंग देना ही नहीं चाहते। वो तो खुद इस बात को कह रहे हैं कि मजहबी रंग देकर क्यों बात की जा रही है इसकी। वो तो सिर्फ आधार की बात करना चाहते हैं। वो उन्होंने तो आपसे सिर्फ यही पूछा ना कि आखिर किस बेसिस पर ओवरऑल पॉलिसी को लेकर ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। देखिए तो क्या ड्राफ्ट, मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप कहते हैं कि किसी भी विश्व के देश में संसाधन हमेशा सीमित होते हैं, तो मतलब हमें कोई रोक टोक नहीं लगानी चाहिए क्या? हमको अपनी जो जनता है उसको अवेयरनेस में बढ़ानी चाहिए कि भाई सरकार की सब्सिडी लिमिटेड हो। संजू जी मैं आपकी बात का जवाब अनुराग जी से लेती हूँ। साथ ही मेरी रिक्वेस्ट है मैम, एक बार फिर से आप कैमरा प्लीज ठीक कर लीजिएगा। अनुराग जी कहिए।
देखिए, मैं जब से आया हूं मैं राष्ट्र की बात कर रहा हूं, राष्ट्र के मुद्दों की बात कर रहा हूं। ये मजहबी बात कर रही है। जब से आई है मैंने एक बार भी अगर जाति धर्म का नाम लिया हो तो आप इसको रिवाइंड करके देखिएगा। मैंने वो बात कही उनसे, मैंने वो बात कही उनसे अनुराग जी। भारतीय जनता, नहीं मैं अपनी बात कह दूं, भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो पूरे देश ने आपके टीवी माध्यम से देख लिया। तो मैं इंडिया टीवी को धन्यवाद बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है वो सामने आया। हम कह रहे हैं हिंदुस्तान की बात होनी चाहिए, वो मजहबी रंग देने में लगी। कितनी बार उन्होंने मजहबी बात की होगी सोचो। और मैं बात कर रहा हूं बेरोजगारी, महंगाई, अगर जो कानून आप लाना चाहते हो मसौदा क्या है बताइए, कैसे करोगे, कब करोगे, क्या है, कैसे यहाँ पे लोगों की मौतें हुई कोविड काल में, कैसे महंगाई बढ़ी है उत्तर प्रदेश के अंदर में, कैसे यहाँ भ्रष्टाचार बढ़ा, कैसे यहाँ टीबी, यहाँ पे टीचर में घोटाला हुआ, कैसे यहाँ पे पशुपालन में घोटाला हुआ, कैसे यहाँ मेडिकल इक्विपमेंट में घोटाला हुआ, कैसे यहाँ पे महिलाओं पे किस तरह से अन्याय बढ़ा, कैसे शराब माफियापन पे, कैसे यहाँ पे जेल के बाहर हो या जेल के अंदर हो लगातार यहाँ पे इनकाउंटर, आपस में मारपीट होती रही। लोग जेल में भी सेफ नहीं है, जेल के अंदर भी मारपीट चल रही है, जेल के बाहर भी चल रही है। और किस तरह से यहाँ पे माफिया राज दिखाई देना पड़ रहा है, गुंडा राज दिखाई पड़ रहा है, फर्जी इनकाउंटर देखने को मिले और पुलिस का भी इनकाउंटर देखने को मिला। गुंडों ने पुलिस का भी इनकाउंटर किया, जनता ने पुलिस का, पुलिस ने जनता ने, गुंडे ने पुलिस का, पुलिस ने गुंडे का, कौन किसका यहाँ ठोक रहा है पता ही नहीं चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश में एक अराजकता का माहौल है, यहाँ पे हर व्यक्ति असुरक्षित महसूस कर रहा है, उसके बारे में बार बार सवाल उठेगा। और कोविड काल में गांव गांव में लोगों की मौतें हुई है जो आंकड़े देना नहीं चाहते, आंखों से कलाबाजी कर रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे चिंता की बात है कि उत्तर प्रदेश में यहाँ पे कितने लोगों की मौतें हुई है, उसको छुपाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी छुपा नहीं पाई। और जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से वो आंकड़े बाहर आ रहे हैं तो उस पर भी कार्रवाई करने की सोचने लगी। ये अभिव्यक्ति की आजादी छीनना चाहते हैं, समाज के अंदर में डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। इनको समाज की समस्या का समाधान नहीं करना है, समस्या का समाधान का, समस्या का माहौल बनाना है और सत्ता पे काबिज होना है। ये सत्ता की लड़ाई लड़ते हैं, जनता की लड़ाई लड़ते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के देश के लिए चिंता की बात है कि भारतीय जनता पार्टी जनता की नहीं सत्ता की चिंता करती है। संजू जी, इनका तो ये साफ कहना है कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की यहाँ एक बार फिर से कोशिश की जा रही है। सुरभि जी, ये जो कहते हैं कि हमने तो मजहब की बात नहीं की, बीजेपी और संजू वर्मा मजहब की बात करते हैं, जरा जाकर इनके नेताओं के बयान सुनिए। दिन रात 24 घंटे योगी आदित्यनाथ पर लांछन लगाना, योगी आदित्यनाथ और बीजेपी और मोदी को कटघरे में खड़ा करना, इसके अलावा इन्होंने कोई काम किया है? मुझे बताइए, क्या लोकतंत्र में विपक्ष का कोई काम नहीं होता, कोई जिम्मेदारी नहीं होती? अखिलेश यादव ने अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में कितने अस्पताल बनवाए, कितने आईसीयू बेड लगवाए, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए, कितने वेंटिलेटर पहुंचाए? यदि कोरोना महामारी में कोई काम कर रहा है तो मोदी सरकार है। आज वेंटिलेटर कौन दे रहा है राज्यों को? मोदी सरकार। ऑक्सीजन कौन दे रहा है? मोदी सरकार। ऑक्सीजन क्रायोजेनिक टैंकर कौन दे रहा है? मोदी सरकार। रेमडेसिविर के इंजेक्शन कौन दे रहा है? मोदी सरकार। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव बाप बेटा बैठकर राजनीति कर रहे हैं। तो समाज में मदद अरे आप तो अपने घर की राजनीति नहीं संभाल पाते। आपके शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, तीनों के बीच में झगड़ा चालू है। जो पार्टी चाचा भतीजा मामा भांजा की पार्टी बनकर रह गई है समाजवादी पार्टी, वो भला किस आधार पर बीजेपी को आकर टेलीविजन चैनल पर भाषण देती है? ये मेरी समझ के बाहर है सुरभि जी। आपस में तो लड़ो, इनके शिवपाल यादव, छुटकारा मुलायम सिंह यादव, करोगे ना, अखिलेश यादव के तीनों एक मदद कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक जनता की सेवा में समाजवादी लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन सीएम बनेगा, कौन अध्यक्ष बनेगा, इसी की लड़ाई में जूझी पड़ी है। कोई एक बार भी मीटिंग की जनता के लिए, जनता कोविड काल से मौत हो रही है तो आओ मीटिंग कर लें, कोई दिल्ली से आए या लखनऊ से आए, आपस में मीटिंग करें, कैसे जनता की सेवा करें। उसके लिए एक मीटिंग हमको दिखाई नहीं पड़ी कि दिल्ली से लोग आए हो, मीटिंग की हो कि हम उत्तर प्रदेश की लोगों की सेवा के लिए आए। वो जितने लोग आए कोविड काल में, वो मुख्यमंत्री कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, मंत्री कौन बनेगा नहीं बनेगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा नहीं बनेगा, कौन एमएलसी बनेगा नहीं बनेगा, वो सिर्फ चुनाव की चिंता करते रहे। और उत्तर प्रदेश में गांव में जनता मौत के मुंह में जाती रही, उनको कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ संजू जी, मैं अगर एक बार फिर से वापस उसी मुद्दे पर आऊं, मेरा आपसे ये जानना जरूरी है कि इस पॉलिसी के तहत क्या आपको नहीं लगता कि एक अवेयरनेस भी एजेंडे में होनी चाहिए? क्योंकि अगर हम यहाँ ग्रोथ रेट की बात करते हैं, लिटरेसी रेट की बात करते हैं, तो पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर अवेयरनेस सबसे ज्यादा जरूरी है। गरीबों के लिए क्या किया? गरीबों के लिए क्या किया? जो आदमी एक स्टेट गेस्ट हाउस से नलके तक चोरी करके ले जाता है आपका अखिलेश यादव, वो भला उत्तर प्रदेश को
को विकास के पथ पर कैसे लेकर जाएगा? संजू जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि मैम, अगर इस पॉलिसी की हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं, इसमें ग्रोथ रेट और लिटरेसी रेट को देखते हुए क्या लोगों में अवेयरनेस की जरूरत नहीं है? क्योंकि एक स्टेबल पॉपुलेशन को लेकर लोगों में जिस तरीके का मैसेज जाना जरूरी है, वो भी तो सरकार की जिम्मेदारी है। ये आपने बहुत सही सवाल किया सुप्रीत जी। मैंने पहले भी कहा कि जो मुद्दा आपने उठाया ये बहुत ही संजू वर्मा जी, कफन कौन चोरी कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर ने कहा है, बता दीजिए अपनी याचिका में कौन है कि हम लोगों का नाम बताते जाइए, जाते जाते कफन चोरी करने वालों का नाम बता दीजिए, जो लाशों के ऊपर से, जो पार्थिव शरीर के ऊपर से, जो वहां पे कब्र के ऊपर से कफन चोरी और चुन्नी चोरी करके ले जा रहे, कौन है? उनका नाम बता दीजिए जाते जाते। कौन है कफन चोर? संजीव वर्मा जी बता दीजिए, बीजेपी के प्रवक्ता, कफन चोर का नाम बता दीजिए। ये बहुत जरूरी है कफन चोर का नाम जानना हिंदुस्तान को, कि हिंदुस्तान अनुराग जी, संजू जी, चोरी कर रहे हैं। आई एम रियली सॉरी, आप खुद इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि बहुत संवेदनशील मुद्दा है, लोगों के बीच में अवेयरनेस भी होनी चाहिए, और विपक्ष के तौर पर अनुराग जी आपने भी कहा कि ये मुद्दा सिर्फ स्टेट लेवल पे नहीं बल्कि नेशनल लेवल पर इसको लेकर कानून बनना चाहिए। लेकिन आज जिस मुद्दे को लेकर हम चर्चा करना चाह रहे थे, जिसकी अवेयरनेस हम खुद चाह रहे थे कि किस बेसिस पर, किस आधार पर यह बात कही जा रही है कि अब पॉपुलेशन पॉलिसी की जरूरत है, उसको लेकर मैंने आपसे बातचीत करनी चाहिए। आपने हमें वक्त दिया, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में अगर इस मुद्दे पर बात होगी तो सही और सटीक तथ्यों के साथ ये बात दर्शकों के बीच में जाएगी, क्योंकि जिस 2 चाइल्ड पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं उसका सिर्फ एक नाम बदला है। इससे पहले इंदिरा गांधी ने भी देश में जनसंख्या को रोकने के लिए बड़ा अभियान और प्रचार शुरू किया था, और कांग्रेस की सरकारों में भी यह नारा लगता रहा, हम दो हमारे दो। किस परिवार में कितने बच्चे हों, ये किसी माँ बाप का अपना निजी फैसला हो सकता है, और अगर फैमिली प्लानिंग में देश की पॉलिसी को भी ध्यान रखा जाए, ये और ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है। बहरहाल अब हम आगे बढ़ेंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।